नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। आजकल मोबाइल ऑफ करने का समय आ गया है। समय नहीं, बल्कि इतनी परेशानी है जब से ये कार्यक्रम चल रहा है। हर पार्टी को ये लगता है कि इस जिले में हमने उनको हरा दिया, उस जिले में उनको जिता दिया। भाई साहब, इस जिले में जो आपके आंकड़े आए हैं वहां तो हमारा होना चाहिए था, बाकी तो पूरी दुनिया का सुपड़ा साफ होना चाहिए था। मैं हर बार समझा रहा हूं, अभी 2 साल है चुनाव में, इन आंकड़ों को आईने की तरह देखिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक फीडबैक है। आप अपनी पार्टी के लिए, बजाय इसके कि आप मुझसे उलझते रहें, बेहतर यह रहेगा कि आप अपना होमवर्क करें और देखें कि नहर में सुराख कहां है जहां से पानी लीक हो रहा है और टेल तक पानी पहुंच नहीं रहा है। कई लोग ने मुझे ये कहा कि जब हम जाते हैं गांव में तो भीड़ देखिए कितनी होती है। भाई साहब, ये भीड़ आपको भी पता है कैसे होती है, मुझे भी पता है कैसे होती है। अब यहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, छेड़ेंगे तो मुझे बताना होगा। एक चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में एक नेताजी, हर पार्टी और हर नेता के साथ है। आप ये देख लीजिए कि जिनके फोटो में आपको लगे कि माला जो है ऊपर से लेके नीचे तक 550 केजी माला से लदे हुए हैं, आपको लगता है ये 550 गांव वाले खरीद करके नेताजी को माला पहना रहे? उसका एक तरीका होता है। ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी या नेता कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जब नेताजी गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उसके पहले ही उनकी टीम पहुंच जाती है। एक गाड़ी में फूल होगा, एक गाड़ी में गुलाब की पंखुड़ियां होंगी, एक में झंडा पटाखा होगा और वो वहां बांट दिया जाता है। और उसके बाद वो सब काम करने के बाद वो टीम फिर गांव नंबर 3 या 4 में चली जाती है, वहां की व्यवस्था संभालती है। और फिर जब नेताजी आते हैं, ये बैंड, ये बाजा, ये फलाना, ये ढिमकाना, सब कौन कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर भीड़, जीत और हार का पैमाना होता तो माफ कीजिएगा, बहुत सारी रैलियां आपने टीवी पे देखी हैं और जब रिजल्ट आया है तो आपने रिजल्ट भी देखा है कि कुल मिला के क्या होगा। बेहतर है इन आंकड़ों को आईने की तरह देखिए। चुनाव में 2 साल है और उस पर वर्क करना बेहतर है। वैसे भी ये 33,000 वोल्ट करंट वाला ये शो है और मैं कहता हूँ बीपी ऊपर नीचे हो रहा है तो एहतियातन एक गिलास पानी और बीपी की दवा तो साथ रख कर के ही देखा कीजिए। आइए शुरू कर रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर। आज जिस जिले की हम बात करेंगे वो बड़ा खास है। टेक्सटाइल के लिए, कालीन, इसकी तो इंडस्ट्री है वहां पर। और हरियाणा को जो रेवेन्यू मिलता है, कुछ एक इलाके हैं जहां से पूरे हरियाणा का आप मान के चलिए 50-60% रेवेन्यू आ जाता है। उन इलाकों में ये इलाका भी है। एक तो गुड़गांव का इलाका जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं। जी हाँ, मैं बात उस इलाके की कर रहा हूं जहां आप स्कूल में वहां की कई लड़ाइयां की कहानियां पढ़ चुके होंगे। मैं पानीपत की बात कर रहा हूं। और जब मैं पानीपत जाता रहा हूं तो वहां एक ड्रेन नंबर 1 है। हर बार वो मसला उठता था। आज फिर पूछेंगे कि वो ड्रेन नंबर 1 बना या अभी भी ड्रेन नंबर 1 की कहानी वही नंबर 1 है। बहरहाल, पानीपत से कई खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए। पहले आपको उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, पानीपत से आए हैं। सुरेश वर्मा जी हैं, पूर्व मेयर कांग्रेस की तरफ से हैं, पानीपत की बात करेंगे। कुलदीप राठी जी हैं, हल्का अध्यक्ष आईएनएलडी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सुखवीर मल्लिक जी हैं, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र कादियान जी हैं, राज्य संगठन सचिव जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। और पानीपत को बहुत करीब से समझते पढ़ते रहे हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक अजय दीप लाठर जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब ये देखिए, लाठर साहब को मैंने उधर बैठाया और मैं इधर बैठा हूँ।
ताकि ये बीच वाले ना उधर से भागे और ना इधर से भागे। बहरहाल पानीपत की एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, हमारी और आपकी सबकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं के जरिए स्थापित 5 शहरों में एक था। क्योंकि पांडव बंधुओं ने इसको बचाया था, इसीलिए इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। बाद में इसका नाम पानीपत पड़ा। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह रहा। पानीपत की इन जंगों से पानीपत की विश्व स्तर पर पहचान बनी। दिल्ली की गद्दी के लिए पानीपत युद्ध का मैदान रहा। आज पानीपत हरियाणा के सियासी दलों के लिए राजनीतिक जंग का मैदान बना हुआ है। पानीपत जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पानीपत जिले में पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना और समालिखा सीट आती है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की विस्तार से बात करें तो पानीपत ग्रामीण सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के महिपाल ढांडा 67,086 वोट पाने में सफल रहे। वहीं जेजेपी के देवेंद्र कादियान को 45,125 मत मिले और कांग्रेस के ओम प्रकाश जैन के खाते में 10,679 मत गए। वहीं आईएनएलडी के कुलदीप राठी को 2,052 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2019 में पानीपत शहर सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के प्रमोद कुमार विज 76,863 वोट पाने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस के संजय अग्रवाल को 37,318 वोट मिले, लेकिन जेजेपी के जयदेव को 2,246 वोट मिले और आईएनएलडी के सुरेश सैनी को महज 415 वोट ही मिले। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इसराना सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के बलवीर सिंह 61,376 वोट पाने में सफल रहे। वहीं बीजेपी के कृष्णलाल पवार 41,361 वोट पाने में सफल रहे, लेकिन जेजेपी के ध्यानचंद के खाते में 17,715 वोट गए तो आईएनएलडी के रवि कलसन को 1,155 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2019 के चुनाव में समालका सीट पर भी कांग्रेस की विजय रही। कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर को 81,898 वोट पाने में कामयाबी मिली। वहीं बीजेपी के शशिकांत कौशिक के खाते में 66,956 वोट गए और जेजेपी के ब्रह्मपाल को 4,114 वोट मिले, लेकिन आईएनएलडी की प्रेमलता को महज 624 वोट ही मिले। साल 2019 विधानसभा चुनाव की पानीपत जंग में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला बराबर रहा। पानीपत की 4 सीटों में 2 पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में भले ही मुकाबला बराबर रहा, लेकिन हर बार समीकरण एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि जनता का मूड कब किस पार्टी के लिए बदल जाए कहा नहीं जा सकता। चलिए, ये पानीपत की कहानी थी और पानीपत में जो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए वो भी एक बड़ा इशारा है। हालांकि यहाँ कभी अगर आप इसराना और उस तरफ जाइए जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ कभी एक ज़माने में आईएनएलडी का दबदबा हुआ करता था और अभी जो राज्यसभा में गए कभी हुआ करते थे। लेकिन आप अगर गौर कीजिए 2019 के आंकड़ों पे, तो पानीपत सिटी और पानीपत ग्रामीण या जो रूरल है वहाँ पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग वो कनेक्ट बना रहा। लेकिन इसराना और समालखा में जैसे ही आते हैं वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर हो गई और कांग्रेस का वहाँ पे जलवा रहा। इन चारों हलकों में यानी विधानसभा क्षेत्रों में जीत और हार का मार्जिन बहुत ज़बरदस्त रहा। या तो कांग्रेस जीती, मतलब सबसे कम समालखा में 14,942 यानी मान लीजिए 15,000, कम से कम 15,000 की लीड रही और अधिक से अधिक तो 39,000 पानीपत सिटी में। तो जो जीत और हार का फासला रहा है, चाहे वो बीजेपी जीती कहीं या कहीं कांग्रेस जीती, वो हार और जीत का फासला बहुत बड़ा था। इसका मतलब साफ साफ ये है, जो चुनावी गणित है उसके हिसाब से, कि जो वहाँ के लोग हैं उनका मूड और मत एकदम साफ था, या तो इधर जाना है या फिर इधर जाना है। बाकी लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बहरहाल हम जरा पानीपत पे शुरू करें। ये 4 हलके हैं
और विदु रावल जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की वजह भी है, 5 + 3 8 साल तो किसी की भी चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, लेकिन तनाव ये भी होना चाहिए कि 2 साल के बाद फिर वही कहानी, हर 5 साल के बाद आपको हाथ जोड़ करके जनता के पास जाना है। 8 साल मुस्कुराने के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद फिर उसी रणभूमि में 5 काम, केवल 5 सर केवल मुस्कुराहट 5 काम का मुस्कुराहट मतलब आपको, और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन लगा देता हूं, ये मत बोलिएगा कि गली नंबर 1 में हमने 500 ईंट व्यापक लगा काम दी, बताओ, व्यापक गली नंबर 3 में 3 फीट जो नाली टूटी थी वो बना दी। वो तो गवर्नमेंट का रोजमर्रे का काम है। नहीं, जी। लेकिन बड़े काम जो बड़े हैं, काम। बड़े जी। काम आपको 5 की बजाय 10 गिनवाऊंगा। जी। और मुस्कुराहट की आपने बात कही तो पहले मुस्कुराहट से ही बात बताऊंगा। हमने पानीपत की जनता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, ये महत्वपूर्ण है। काम नंबर 1, काम नंबर 1, हमने सड़कों का एक नया जाल भी बिछाया है और पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार किया है। आज जो हम देखते हैं, एग्जाम्पल एक के बाद एक रोड, चाहे हम वही नाम बताते चलिए। चाहे हम बाईपास की बात करें, तो जिस ट्रेन नंबर 1 की बात कर रहे हैं उसकी अच्छा सुनिए, पहले आप अपने समय में बताइएगा, मुझे पहले एक बार इनको शुरू कर ले, गाड़ी बढ़ा ले, चाहे- और जब रोड बताइएगा तो साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है ना, ये बता, या निगम वाला है, ये भी बता दीजिए। चलिए, जिसको छाजपुर से लेकर गांव शिवा तक आने वाला चौटाला रोड है, उसको किस प्रकार से हमने जो है उसका जीर्णोद्धार भी किया है, उसको और भी दुरुस्तीकरण भी किया है। सोनोली रोड की हालत जो है हमेशा से बुरी रही है, वहां पर कुछ वाटर लॉगिंग की सिस्टम, उसको दूर किया हमने। इसके बाद ड्रेनेज जो सिस्टम, सोनोली रोड पे तो यानी ड्रेन के ऊपर, ड्रेन की समस्या को तो दूर करने के साथ साथ ड्रेन के साथ साथ एक पीछे से हमने खोदपुरा से जो रोड निकाला, बाईपास की बात हो, चाहे अब अगर हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की बात करें तो नंबर 1 पानीपत की है, वह मेरे समय है, मैं पानीपत पिछले 20-25 साल से जा रहा हूँ, और हर बार जब मैं जाता हूँ तो ड्रेन नंबर 1 की कहानी वहाँ के लोग करते ही हैं। अब की बार 10 साल हुडा साहब रह गए, अब की बार भी बलबीर शाह पाल इतने important और पावरफुल आदमी थे वहाँ अब की बार काया पलट की कहानी सुनाएंगे। कहानी अब भी मिलेगी शशि जी आपको, कहानी मिलेगी अब की बार काया पलट में मिलेगी। और वर्षों तक की जो उपेक्षा रही है, उस उपेक्षा की कहानी एक मिलेगी, और फिर जिस प्रकार से अब काम हुआ है उसकी कहानी मिलेगी। इस बार स्टोरी फिर आप लेकर आएंगे। ड्रेन नंबर 1, और आगे चलें, ड्रेन नंबर 1 काम का के लिए कहा करंट, गया है। ड्रेन एक बार नंबर मुझे 1 काम लिस्ट करने दीजिए, उसके बाद में आगे उसके चलें। बाद ड्रेन बताएंगे। लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ नहीं, मैंने अभी बताया ना। अच्छा आगे आपको अच्छा, पहले एक बार काम मुझे मुझे- पहले यही तो मेरे 10 काम एक रह मिनट गए। रुक जाइए, पहले चलिए। 5 बता दीजिएगा। एक तो पहले आपने 5 सड़क ही बता दिया, उसका पोस्टमार्टम ये लोग करेंगे, और बिल्कुल उसके बाद 3 आऊंगा जेजेपी के पास, फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हर घर में नल पहुंचाने का जो काम है वो जी। किया, हर घर में नल है, वो नल गाँव का जल है। समेत, बिल्कुल, हाँ, जल ठीक समेत है, और ठीक। स्वच्छ जल समेत, ठीक है। उसके लिए भी काम हो रहा है। दिए थे 80-20 को, हमको सारे पार्ट के ऐसे मुश्किल हो जाएगा। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आता हूं मैं। हाँ जी, सिर्फ हर घर जल नहीं, ठीक। हमारा गांव जगमग गांव के तहत जो है, हर गांव में 24 घंटे बिजली। अच्छा बिल्कुल जी। और ये एक सपना है, अगर बीच में टोकने वाले ही अगर अब टोक दें, तो मेरा बचपन जब निकला है तो हफ्ते के अंदर 2 दिन बिजली आया करती थी, और 2 दिन भी वार बोलते थे उसको, और 7 1 मिनट 7 और 8 घंटे बिजली आया करती थी। आज 7 दिन बिजली बिजली आती है, और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं ट्यूबवेल पर मिल रहा है। 4 किस प्रकार से वाटर लाइन के साथ साथ ड्रेन लाइन जो है हर गांव में, हर वार्ड में हमने अमृत योजना के तहत बजाई। अब ये कहें कि हुड्डा साहब अमृत योजना में भी लेकर आए, चलिए और आगे चलते हैं। 5 शुगर मिल जो है, शुगर मिल इतना प्रॉमिसिंग शुगर मिल है कि वो देश का सबसे अच्छे शुगर मिलों से जाने वाला है। आगे चले, बस जो कंजेशन है पानीपत में, कंजेशन, आप पानीपत बहुत बार गए हैं शशि रंजन जी, पानीपत में जाते थे लोग इस प्रकार से सोचते थे, बाहर के लोग डरते थे कि कंजेशन में फंस जाएंगे। हमने एक के बाद एक, इस पर भी 5 काम बता देता हूं कि कंजेशन के लिए हमने क्या किया। चारों तरफ जो है किस प्रकार से फ्लाईओवर निकालकर हमने, बाईपास निकाला। इसके अलावा हमने जिस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था जो है, जो पुल
जो पुल इंतजार कर रहा था कब केंद्र से हुड्डा साहब कोई मंत्री लेकर आएंगे अपनी पीठ थपथपाने के लिए, और कई कई दिन तक उस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। और एक कोर्ट ने आकर आदेश दिया था कि सबसे बुजुर्ग जो वहां पर मजदूर लगा है उससे करवाओ। उस पुल के नीचे भी जिस प्रकार से समस्या उत्पन्न हुई थी, बाहर के लोगों के लिए तो सुविधा थी, पानीपत के लिए दिक्कत थी। हमने वहां जाकर उसके नीचे हमने जिस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था एक जो है बनाई, ये एक आगे की सोच थी। प्रॉपर्टी आईडीज के तहत किस प्रकार से बेनामी घोटाले देवेंद्र कादियान जी कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? पानीपत जिले के 7% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 16% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं पानीपत के 31% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन पानीपत जिले के 35% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 11% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। इन आंकड़ों का बहुत मतलब है, ये नोट करते चलिएगा, बाद में आऊंगा मैं। देवेंद्र कादियान जी, जेजेपी, 3 साल से हैं आप सरकार में जी। हमने सबसे उम्मीद है आने वाले 2 साल भी रहेंगे, ऐसे भविष्य कल किसने देखा है जी? हमने सबसे पहले इसराना गांव में आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी 48 एकड़ में ग्रामीण सेक्टर को विकसित किया। सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि ग्रामीण आंचल में सेक्टर देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने इसराना में इसको उद्घाटन किया। और इसमें हमने जो है 2 एकड़ में सामुदायिक केंद्र और ऐसे बिजली की सारी व्यवस्था करते हुए 150 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट देने का हमने इसमें काम किया है गरीब लोगों को। दूसरा जो है आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने डिवाना गांव जो हमारा कनेक्ट होता है जीटी रोड से, सामने पुलिस लाइन है, आरओबी डिवाना गांव में बनाने का काम किया, क्योंकि फाटक बंद हो जाती थी, लोग इंडस्ट्रियल भी जो है उस साइड लगी हुई थी, लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि रेलवे लाइन पे जो लाइन रेलवे चलती है वो काफ़ी जो है बार बार आती है, तो लोग परेशान थे। बनाना में भी और जो है आपका डिवाना में भी, और उसी के साथ बड़ोली गांव है हमारा, और उसके नीचे आरओबी बनाने का काम किया ताकि लोगों की आवाजावी रहे। इसी प्रकार जो है हमने जो है आरओबी जितने भी रेलवे लाइन को टच करते थे, कहीं आरओबी कहीं आरयूबी, मेरे गांव सिवा में जो है आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है आरओबी चल रहा है। तो 2 हमारे ये थे। तीसरा जो है हमने जो है पिछले दिनों सड़कें बनवाने का काफ़ी काम किया संभालखा के अंदर। पिछली 2 महीने 3 महीने पहले जो है काफ़ी टेंडर हुए। मिनिमम मैं समझता हूं कि समालखा में 30 से 40 करोड़ तक के काम आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से सड़क योजनाओं का काम चालू किया। और इसी प्रकार हमने जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे इसराना हो चाहे ग्रामीण हो, इसी प्रकार जाल बिछाने का काम किया। अभी तुरंत पीछे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने एक और सौगात जिले पानीपत को दी है। उसमें जो है रेस्ट हाउस, जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बहुत दिनों पहले बना हुआ था, हुड्डा साहब की सरकार में दिया। हुड्डा साहब बस नींव रखकर छोड़ गए। हुड्डा साहब नींव रखने के आगे से नहीं कुछ कर पाए। नींव में तो कुछ भी नहीं लगता। नींव 500 ईंट लाकर नींव कर देते थे। ये बड़ा खास काम था हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब इतने शानदार काम कर रहे थे, सब जगह 500 ईंट लाकर नींव रख गए, काम कुछ नहीं किया, कोई यूजेबिलिटी नहीं उस चीज की। हुड्डा साहब ने इतने बढ़िया काम किए। एग्रो मॉल पर लाखों करोड़ रुपया हरियाणा का लगा दिया, लाखों करोड़। एक आलू बेचा हो, वहां गेहूं का एक दाना बिका हो, हरियाणा की जनता का तो पैसा लगवा दिया। दुष्यंत जी ने ये दिया है सेक्टर पहला। मैं आपके सांगान में एक चीज लेना चाहता हूं। सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मतलोडा के अंदर हाउसिंग बोर्ड देने का काम किया था, गांव के क्षेत्र में, जो पूरे हरियाणा में सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड इसराना के अंदर बना है।
आज वहाँ के लोग इस बात से गौरवान्वित है कि भाई चौटाला साहब ने जो ये शुरुआत करी थी, ये चौटाला साहब ने करी थी। उससे पहले भाई जी कह रहे थे हमारे यहाँ से हमने जो काम किए वो बताया जा रहा है। हमने जो कार्य किए अपने कार्यकाल में गठबंधन के तहत, जो आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने किए, हम आपने जो हमसे 3 सवाल पूछे वो हमने आपको बताए। ठीक है, अब जरा आपने बीजेपी भी सुन लिया, जेजेपी को भी सुन लिया, दोनों रूलिंग पार्टी है, गठबंधन की सरकार है। तो शिमाड़के में भी ठीक बहुत है। बुरा हाल है। ठीक है, जरा कांग्रेस, दिक्कत- इन दोनों को सुन लिया आपने, ये काम बताया इन्होंने कि बिजली आ रही है, सब आ रहा है। ये ड्रेन नंबर 1 पे साइड से निकल गए, ड्रेन ना, नंबर मैंने 1 तो जिक्र किया आपको। जी, क्या ड्रेन नंबर, एक मिनट, देखिए, ड्रेन नंबर 1 की आज की हालत क्या है? आज- करंट 8 साल से है आप सरकार में। 8 साल से जी। हैं और इसीलिए जो है और पहले पानीपत की शहर कैसी में थी? चले जाइए तो सबसे बड़ी पानीपत समस्या की में ड्रेन हम नंबर तो 1 रही है, पक्का जो करो। हुडा साहब आज तक नहीं कर पाए, उसके पहले चौटाला साहब का कुछ नहीं हो पाया। 8 साल से बीजेपी है, बताइए। देखिए ड्रेन हुड्डा साहब के टाइम ड्रेन में पक्की हुई थी। एक मिनट सुनने ड्रेन दीजिए। नंबर ड्रेन 1 को ड्रेन पकड़ा नंबर हुड्डा 1 साहब पर गया था उसको पकड़ा। किसी सरकार लेकिन ने इस सरकार ने नियत बोला के था साथ पक्की पूछा ही ड्रेन नहीं को- कि भाई वहां पर वहां सर, करें। आपसे हमने मैं- हमने आपसे क्या मैं किया? हमने दूसरे क्या पार्टी का क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा नहीं, हूं। हमने मैं क्या किया? 8 साल हमने- में आपने ड्रेन नंबर 1 का क्या किया ये हमने- बता बताओ, दीजिए सर, हमने- और इस अंदाज में हमने बताइएगा झूठे वादे कि किए पानीपत लोगों के से, सब लोग वो लेकिन सुन भी झूठे रहे वादे किए जी। लोगों हमने- से, हमने- भाई इसके ऊपर बस चलाएंगे हम, 100 की स्पीड में बस चलेगी, इस पर ट्रेन को कवर करेंगे ठीक है। हम। ये झूठे बहुत वादे करे बहुत इन्होंने। हद तक कवरेज का सिस्टम किया। उसके अलावा जो ड्रेनेज के अंदर अलग अलग जगह से जो इनपुट्स थे, उन वेंट्स को हमने डाइवर्ट किया। बहुत जगह जहां पर कहीं पर जो लैंड जो है, जो जिसको यूज किया जा सकता था ड्रेनेज को अब आगे पक्का करने के लिए, जहां थोड़ा भी रहा, काया पलट हो चुका है वहां पर। आप क्योंकि बार बार जो है ड्रेनेज 1 की बात, इसलिए जी। कि वहां की 2-3 चीजें हैं जो पैनल में किसी ने बात नहीं की है ना। एक तो ड्रेन नंबर 1, दूसरा है कि जो पानीपत शहर में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो पॉल्यूशन निकल रहा है ना, चाहे वो लिक्विड वेस्टेज हो या सॉलिड वेस्टेज हो, या जो चिमनी से धुआं निकल रहा है ना, उस पे आप में से 5 में से किसी ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया। मैं तो ये और ये और तो आप अपने कन्वीनियंस से चीजें कह रहे हैं। सरकार जो मेरे हिसाब से है वो पब्लिक के लिए चलती है, वो पब्लिक के लिए। और पानीपत, अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, शहर की ये 2 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसके बारे में कोई सरकार संजीदगी से कुछ करती हुई दिखती नहीं है। शशि जी, लाटर मैं साहब एक आ रहा हूं, सेकंड बाद आपको बता 10 सेकंड बताइए बताइए जी मैं ये- हाँ जो ड्रेन नंबर 1 बोले रहे, हुड्डा साहब की टाइम में पक्की हुई थी, उसके बाद में महापौर था पानीपत का, मेरे टाइम में वो पक्की करी थी। आज उसको पाड़ के रखा हुआ, वहां आने जाने का रास्ता नहीं है। कांग्रेस के समय में तो बलबीर साहब पाल और बाकी का क्या झगड़ा चलता था, मत खुलवाइए ना तो सर, मत खुलवाइए। बलबीर साहब पाल, ये ड्रेन नंबर 1 के आप भी उतने ही दोषी है। अजय दीप लाठर जी, अजय दीप लाठर जी, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं। पानीपत जिले के 26% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 21% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 31% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन पानीपत के 15% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं पानीपत के 7% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये 2 आंकड़े आ गए हैं और इन दोनों आंकड़ों का बहुत मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रति लोगों का व्यू था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। बहरहाल ये ड्रेन नंबर 1 की समस्या, चौटाला आए गए, हुडा आए गए, हुडा जी के समय तो बलबीर शाह पाल वर्सेस हुडा जी, और वो सब कहानी पूरी दुनिया को पता है ना। ठीक है, एक बार जरा सुनने दीजिए बलबीर शाह पाल क्या क्या बोलते थे, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, 5 साल इंडिपेंडेंट सरकार रही, हुडा जी पे तो रोहतक का 40,000 वोट से ये वाली सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आप नाकामियों के कारण दूसरे टर्म में भी हारे हो। 40 आ रहा हूं ना आपके पास भी, आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। मेरे वाले शो में दूध का दूध पानी का पानी, वहीं पर इंसाफ होता है सर। शशि जी,
किसी भी शहर के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक रंग तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनको हल करने में जब वो सत्ता में आते हैं वादे करके, इच्छा शक्ति की कमी उनकी नजर आती है। आपने भी खुद कहा कि पिछले 15 साल से वो मुद्दे एज इट इज हैं, 20 साल से चौटाला साहब की सरकार से, हुड्डा साहब की, और अब फिर बीजेपी और अब गठबंधन सरकार। जो चीजें, जो काम सरकार में मौजूद साथियों ने गिनाए, उनके प्रतिनिधियों ने गिनाए, उनमें मैं उसके ऊपर बात करूं तो एक तो ड्रेन वाला जो आप भी बार बार उठा रहे हैं, वो मामला आज तक 100% हल नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ी मांग थी। दूसरा, पुल के नीचे पार्किंग की बात है। पुल के नीचे पार्किंग, पानीपत में एक समझदार डिप्टी कमिश्नर आए थे, ये उनका ही था, मुझे पता है, ये उनका काम वरना था। उसके पहले और ये काम 2014 से पहले का था। आप अपनी बात कॉन्ट्रैक्ट ये एक इंडिविजुअल, ये 2014 से पहले का काम था। वेदू रावल जी, खुद ही आपने वेदू रावल जी, विरोधाभास वेदू रावल जी, आपने राजनीतिक बिल की बात कही पहले, वेदू रावल उसके बाद डीसी वेदू जो काम रावल हमने जी, किया, वेदू रावल जी, वेदू रावल जी, 2014 से पहले का काम है वो। मेरा नाम जो आप कह रहे हो जी, वो 5 करोड़ मैं ये मेरा कह रहा हूं, राजनीतिक बिल 2014 अभी उन्होंने कहा, से पहले वो बनी इच्छा है वो। शक्ति की बात कही, और जब इच्छा शक्ति से काम हुआ तो काम का श्रेय समझदार पार्किंग पानीपत 2014 से पहले। ओवर ब्रिज के नीचे जो पार्किंग बना है वो एक इंडिविजुअल आईएएस ऑफिसर का Yes, initiative वो brain है। child थी। होल्ड, बिल्कुल होल्ड। हमारे इसके बाद संगठन नहीं, सर, इसके बाद कोई नहीं, हमने ना, बुलाया, एकदम नहीं, हमने बुलाया। गलत, नहीं, गलत, ये अरे ये तो घर की रावल जी, मेरी बात सुनिए। रावल जी, अभी शुरुआत हर जगह दो DC लाइनें, है, हर दो जगह लाइनें, SP नहीं, है। एक बार 2 लाइनें, पहली लाइन इसके बाद जल्दी से मुझे अगली बात पे आता हूं, ब्रेक लेना, राजनीतिक अगली बात पे आता हूं। अरे पानीपत होल्ड, पानीपत का टोल टैक्स, ब्रेक लेना जी। पानीपत का टोल टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आदमी फ्लाईओवर को प्रयोग करे वो आदमी टोल टैक्स दे, जो आदमी सर्विस लेन को प्रयोग करे उससे टोल टैक्स किस बात का? और पीछे वो टोल टैक्स शहर का नहीं है, एक छोटा सा फ्लाईओवर का ब्रेक, है। एक छोटा सा ब्रेक लेने, बार बार पीसीआर से आ रहा है कि टाइम ओवर हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप जब पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे उनके काम तो वो आपको गिनवाएंगे बहुत तरह की चीजें, लेकिन अगर आप पानीपत में रहते हैं या पानीपत से आपका कनेक्शन है तो आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज और प्राथमिकताएं क्या हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज काम गिनवाते हैं इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या वो काम इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, और अगर है तो फिर वो होते क्यों नहीं है। पानीपत का जो जंग रहा है कांग्रेस के समय में वो भी हमने देखा है, आईएनएलडी का भी एक समय में रुतबा रहा, और 8 साल से बीजेपी और गठबंधन की सरकार, पिछले 3 साल से 5 साल बीजेपी, फिर वो काम क्यों नहीं होते हैं। और पानीपत तो अभी मतलब कई इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सीधे सरकार से कनेक्टेड है, बावजूद उसके पानीपत की हालत। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौट रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये शो ऐसा है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहां कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है कि अपने हिसाब से आप भाषण दे दें। जो जनता की प्रायोरिटीज हैं उस पर जवाब आपको देना होगा। ड्रेन नंबर 1 को लेकर करके पानीपत शहर, बाकी जो इलाके हैं मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन आप पानीपत शहर कितना पीड़ित है ड्रेन नंबर 1 से, उस पर क्या स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या वो खत्म हो जाना चाहिए था। पिछले 20 साल से पानीपत के लोग रो रहे हैं। नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे जो पार्किंग बनी है वो एक आईएएस ऑफिसर की सूझबूझ, पर्सनल इनिशिएटिव था,
और जो रावल साहब कह रहे हैं कि वो किसने बुलाया, अरे भाई साहब हर सरकार में हर जगह डीसी और एसपी जाते हैं, उसके पहले भी डीसी एसपी रहे, तो उसके बाद भी रहे। होल्ड 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 इस सर, प्रकार होल्ड के डीसी सर। नहीं आए। आप उस इस प्रकार के डीएसपी, इस प्रकार के डीएसपी बीजेपी की सरकार में आने चाहिए। ये आपने डीसी, आप डीसी पैदा करते हैं क्या? पूछ रहा हूं मैं तो, आप डीसी पैदा करते हैं, उसके पहले भी पूछ डीसी, रहा हूं, उसके पहले भी डीसी थे, उसके बाद भी डीसी। पहले किसी लाठर ने साहब, नहीं किया। लाठर ये साहब, अरे भाजपा की सर, सरकार के डीसी ये थे। भाजपा ये जिस काम मत सरकार के दौरान ही कीजिए डीसी कि एक अच्छा आईएएस ऑफिसर उसको आप क्रेडिट उससे नहीं पहले वो देना अच्छे, चाहते? एक अच्छा उसको ऑफिसर उससे क्रेडिट पहले नहीं थे दीजिए क्या? सर, उसको नहीं, क्रेडिट उससे पहले दीजिए। नहीं थे क्या? ये पूछना सर, तो सीधा सीधा लाठर बनता है। साहब। जो मैं जिक्र कर रहा था वो था टोल टैक्स। हाँ, जो आदमी फ्लाईओवर का प्रयोग करता है उससे टोल टैक्स लिया जाए। जो आदमी पानीपत में ही रहता है, जो आदमी फ्लाईओवर का प्रयोग नहीं करता, जो आदमी सर्विस लेन का प्रयोग करके आता और जाता है, उससे टोल टैक्स किस बात यहाँ का? सरकार का काम है, यहाँ सरकार का यहाँ काम है। सरकार का काम है। ये मुद्दा माननीय सांसद जी ने, संजय भाटिया जी ने इसको संसद में विषय बनाया रिजल्ट और रिजल्ट आ रहा। हम कर रहे हैं। आज से पहले तो लोग चंदा डालकर सोए हुए थे। रिजल्ट देंगे आपको। थर्मामीटर फिर भी चलाएंगे। एक बार लाठर साहब को सुनिए। दिया गया उसके बाद अच्छा, एक बार एक ऐसा मुद्दा है जी। जो विपक्ष ने भी पानीपत में मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, विपक्ष भी इस मुद्दे से अछूती रही है। हाँ, तीसरी चीज, वो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल हम कर रहे हैं कैसे कन्वीनियंस की तीसरी पॉलिटिक्स चीज, है। तीसरी चीज, पानीपत इंडस्ट्री हब है। पानीपत के अंदर दूसरे राज्यों से काफी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, हर तरह का तबका है, चाहे वो मैनेजर भी हैं नीचे से ऊपर तक, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री में है, लिमिटेड फर्म में है, रिफाइनरी में है, एनएफएल में है, थर्मल में है। कितना बड़ा हब है। देखिए आप, पिछले 8 साल के दौरान सरकार के नुमाइंदे ये बताएं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वहां कितने सेक्टर काटे ताकि वो लोग नेताओं के संरक्षण में पल रही अवैध कॉलोनियों। रुकिए रुकिए जरा, एक मिनट, एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, आप उसके बाद बोलिए। पानीपत में कितने सेक्टर काटे गए, वो क्यों नहीं काटे गए? क्या सरकारी संरक्षण में अवैध कॉलोनियों के जबरन पनपने दिया जा रहा है? ठीक है, जरा ये होल्ड आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। 1 मिनट इस पे आपका जवाब ले लो। एक मसला उठा दिया, बहुत 20-20 सेकंड बताइए कि ये जो कॉलोनियों वालों पे आपकी क्या राय है और सरकार से क्या कहना, ताकि ये दोनों जवाब दे सके। मिलकर कॉलोनी कटने लग रही है वहाँ। अवैध कॉलोनियों 9 किले, 12 किले, 25 किले लेते हैं और सस्ते भाव में बेचकर कॉलोनी काट कर वहाँ चले जाते हैं। वो लोग परेशान रहते, गरीब आदमी। आईएनएलडी जल्दी से। जो लोग ये कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमने विकास करा, विकास किस चीज का करा? ये निगम के अंदर आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार। एनडीसी के लिए 3-3 लाख रुपए में एनडीसी दी जाती है। 3 लाख रुपए देकर एनडीसी खरीदी जाती है। दूसरी बात, उड्डा के अंदर 9 प्लाट बिल्कुल गलत तरीके से लॉट मिली भगत से किए गए। ये सनोली रोड की हालत है, आप देख सकते हैं कि लोग जीरी लगा रहे हैं। अभी जरा कॉल नहीं पा रहा आम आदमी पार्टी, कॉलोनिया का इतना बुरा हाल है। बीजेपी वाला के लिए बैनर लगा दिए हैं, कोई बीजेपी का एमपी एमएलए वगैरह के लिए कोई निगम के अंदर कोई नाली नहीं है, कोई निकासी नहीं है किसी भी करोड़ का कर दिया गया। अरे कॉलोनी वाला पे एक बार आ जाते हैं ना, 247% बढ़ाया गया है। किसी भी कॉलोनी की कोई निकासी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं, वार्ड नंबर 3 ने भी, 6 ने भी, 7 ने भी। अब भाई हमारे यहाँ कोई एमपी एमएलए हमारे से वोट मांगने के लिए नहीं आएगा बीजेपी का। हम तो खुद काम करेंगे। इतना बुरा हाल है। अब जवाब ले लूं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, जवाब ले लूं। पहले जेजेपी फिर बीजेपी। मैं आपको शशि जी बताना चाहूंगा आपके माध्यम वहाँ से, भाजपा के पार्षद सारे भाजपा का आपका जवाब लेने की जवाब एक मिनट, सुरेश जी एक सेकंड सुनिए। किसी की भी सरकार रही है, पिछले दिनों हो या अब की हो, कॉलोनियां कभी बंद हुई नहीं करनी।
वो कटती रही। वो कटती ही रही। कोई भी साथी ये बताए कि किस सरकार में नहीं कटी। ये कटती रही है। कॉलोनाइजर प्राइवेट लोग जो है करते रहते हैं। मुश्किलें जो हैं वो पॉलिटिशियन को होती है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, फिर हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी रजिस्ट्रियाँ करते हैं या मुझे गली एक चीज बनवाते समझाइए, हैं या अगर कॉलोनी बिजली कट रही कनेक्शन है, दिलाते। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर पानीपत जिले के 33% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 26% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन पानीपत की 30% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, ये रुझान एक के बाद एक आते रहेंगे। मेरा काद्यान जी आपसे एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि हर सरकार में कॉलोनियां कटती हैं। अभी जो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से मलिक साहब कह रहे हैं कि बोर्ड लगा दिया कि यहाँ एमएलए नहीं आना, एमपी नहीं आना। आप इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझिए। अगर कॉलोनी रेगुलराइज्ड नहीं है, अवैध तरीके से कटी हुई है, तो वहां सरकार का कोई फंड लग ही नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 1, वहां सरकारी सड़क नहीं बन सकती है, नाली नहीं बन सकती है, वहां जल नल, कोई योजना नहीं जा सकती है, क्योंकि वो अवैध तरीके से कटी हुई है। मेरा सवाल ये है कि अगर अवैध कट रही है, लगातार कट रही थी, सरकार कर क्या रही है? मैं इसी बात पे शशि जी आपको बताना चाहूँगा, सरकार बार बार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होती है। एंड रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं, एंड रिजल्ट कोई सर है कार्रवाई क्या? नहीं होती। है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट, है क्या? सरकार को भी ये समझना चाहिए, जो एक साधारण आदमी होता है उसके पास छोटी रकम होती है, वो इस तरह के कॉलोनियों में चला जाता है। बेचारे को ये नहीं पता है कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। वो उसके बाद वहां घर बना लेता है, फिर नाली की समस्या, पानी की समस्या, इसकी समस्या, उसकी। ये सरकार कुछ है, ये चाहे हुड्डा जी के रिजिम में, चौटाला साहब में, बीजेपी में, ये रुकता क्यों? आ रहा हूँ सर, आपके पास जा रहा हूँ, इतना उतावला नहीं कि हम बार बार हमेशा लोगों को अवेयर करते हैं कि अवैध कॉलोनियों में आप कटने मत दीजिए ना सर। सरकार हमेशा अपना पूरा फोकस जो है इस पे जब रखती है कि कॉलोनियां, कॉलोनी सर ना समझिए, कटे। कॉलोनियां कटती हैं तो जनता टीवी के स्टूडियो या किसी के ड्राइंग रूम के अंदर तो नहीं कट जाती, वो तो बाहर कटती है सर, उजाले में, दिन के उजाले में, वहां पिलर्स पड़ रहे हैं, उसका डिमार्केशन हो रहा है। ये हो कैसे रहा है? तो सरकार का हिस्सा होता है सर उसमें। सरकार का मैं क्योंकि मैं सभी के बारे में मैं एक बड़ी हार्ड रियलिटी बोलूं, मैं मेरा सुन लीजिए पहले, और अजय दीप लाठर जी भी बोलेंगे। ये जो कॉलोनियों का जो काम है, धंधा है, ये पॉलिटिकल कोनाइंस के साथ एक इसमें बिना पॉलिटिकल मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। क्या ये सही नहीं है? यहीं से उठा लेते हैं बात को। बिल्कुल आपकी बात से आंशिक तौर पर और वो पॉलिटिशियन किसी एक पार्टी से नहीं है, वो सारी पार्टियों से है। और बताऊंगा मैं, अगर मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दे तो। देखिए, हरियाणा के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री रहा है, उसकी जिसकी गाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर रहा करते थे। सब जानते हैं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ है। 30 सेकंड सिर्फ अनइंटरप्टेड, आप अपना नोट कर सकते हैं। और इसके साथ एक और धंधा जोड़ देता हूं मैं, आपकी बात में जोड़ रहा हूं मैं सहमत होकर। क्या होता था, इन कॉलोनियों को कटवाने के साथ साथ एक काम और चलता था। जो अपने स्थापित सेक्टर थे, उन स्थापित सेक्टरों में चाहे वो 6-7 था, चाहे वो 13-17 था, 18 था, 24 था, 25 था, पार्ट 1 पार्ट 2, इनको जानबूझकर अविकसित रखा जाता था ताकि हुड्डा के जो गुर्गे जो दूसरे कर रहे हैं वो, और मैं जवाब दूंगा इसका। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। जो इल्लीगल तौर पर जो जनता को गुर्गे शब्द को हटा दीजिए, उस तरह के शब्द आगे। जो जनता की जान के साथ खेलेंगे, आप बेशक हटाइए, मैं नहीं हटाने दूंगा। जो जनता के जान के साथ, उसके माल के साथ खेलने वाले, उनका गुर्गा। हो गया, 30 सेकंड हो गया। अभी मेरी मुझे बता
बताने दीजिए हमने हल क्या किया है। हाँ। हमने 1 2 नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर तो 1312 आप पानीपत और पे रहिए, पानीपत में पानीपत पे 78, रहिए। सुनिए मेरी वेट कीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, आंकड़ा दूंगा आपको। 78 कॉलोनियों सर, में 2 साल के बाद 700 चुनाव है, करोड़, वो साहब, वेट साहब, नहीं सुनिए करेगा ना, ना। सुनिए जी। 2 साल नहीं वेट करूंगा। 700 करोड़ 78 कॉलोनियां पहली बार जो है शशि जी, हमने एक उन मिनट पे सुनिए। 700 करोड़ रुपए खर्च ये करके लोग तो उनमें जो- पाइपलाइन, पीने की पानी पाइपलाइन बराबर और है, अगली कहानी इसके साथ साथ और भी सुनो। आप कहानी शशि जी, चाम शशि जी, की, ये अन्याय हो ऐसा जाएगा, नहीं ये अन्याय हो होगा। जाएगा, ना, ना, ये अन्याय हो ना, जाएगा, ना, बात नहीं शहरी सुन रहे विकास हैं। मेरे इसका रहने मतलब का इसका नहीं मतलब मन मैं इसका ये- मतलब मन बना मैं- हुआ है। मैं- मेरा मेरा नहीं, 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 बताओ, ये मैं गलत बात है, ये मेरा गलत बात मंतव्य है। तो सुन लीजिए। ये गलत बात है। मेरी बात मैं जो पूरी सवाल सुनिए। कर रहा हूँ, देखिए Hold, इनका रोकना hold, बनता है। hold, मैं जब निवेदन करके आपसे समय मांग hold, रहा हूं, बेदू तो काम रावल बता जी, रहा हूं। बेदू रावल तो जी, काम बता रहा हूं। बेदू रावल जी, और सुनिए, बेदू रावल जी, सेक्टर 6, पहले 7 पहले हो, पहले चाहे 13 होल्ड 17 होल्ड हो, होल्ड होल्ड चाहे 24 होल्ड 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 इनकी- होल्ड इनकी सर भी होल्ड 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 100 करोड़ रुपए सर इसका होल्ड खर्च होल्ड 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 जी। आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरी नीयत ठीक नहीं आपकी है, नहीं, जिन्होंने आपने रोका यही कहा वो ना। रोक रहे हैं मुझे, ये गलत वो है। बोलने से रोक रहे हैं मैं मुझे। ये बोले कह आप। होल्ड, अब जो कोई बीच बोलने में से नहीं रोक बोलेगा, अब मैं मेरे परमिशन से बोलिए मेरा। लेकिन सर एक गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जो सवाल करूं ना तो उस पर- जवाब उस पे आए। उस पर कैसे नहीं था जी? मेरा प्योरली एक मेरा अब सुन मुझे लीजिए repeat ना करना पड़ेगा ये प्रोफेसर उत्तर। साहब, मुझे अरे अनइंटरप्टेड सर, आप 30 सेकंड अरे दे सर दीजिए, मैं पहले 3 मुझे पॉइंट में तो आपको सुन बता लीजिए ना, मुझे तो चलिए, मैं अनइंटरप्टेड सुनूंगा दीजिए आपको। ना। चलिए। आपको अनइंटरप्टेड चाहिए और आप मतलब चलिए, मैं वेट मॉडरेटर कर को रहा हूं, मैं इंटरप्ट वेट कर रहे हैं मैं इतना वेट कर रहा हूं, सर, ये पब्लिक देख मैं रही वेट है। कर रहा हूं अपने आंसर का। मेरा सवाल है, आप यहाँ जवाब देने के लिए आए ना सर। प्लीज मेरा सवाल ये है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो बन गई उसका क्या डेवलपमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग मसला है। मेरा सवाल ये है कि इतनी अच्छी सरकार आपके अनुसार है ना, 5 साल प्लस 3 साल, इस पर रोक क्यों नहीं लगती है? और आप कार्रवाई कर रहे हैं और उधर कॉलोनियां भी कट रही हैं। नहीं, आपने मेरा जवाब सुने बगैर मेरा जवाब खुद से दे दिया। मुझे जवाब देने दीजिए जो टू दी पॉइंट, टू द पॉइंट, जी। एग्जैक्टली टू द पॉइंट। और नोट करें कि मैं टू द पॉइंट से बाहर जा रहा हूं क्या? जी। मैं बाउंड्री से बाहर नहीं जाता हूं। देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें 2 तरह की काम हो रहा था। कॉलोनीज क्यों कट रही थी? क्योंकि सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं था, वो जान के डेवलपमेंट रोका हुआ था, एक बात। फिर कॉलोनीज के अंदर जो है अगर वो पैसा नहीं पहुंच रहा था तो उसका भी एक कारण था, ताकि लोगों को दोबारा रीसेल करने के लिए मजबूर किया जाए। हमने क्या किया, मैं दोनों तरफ से काम बताऊंगा। हमने दोनों तरफ से रोक लगाई। हमने सेक्टर 6, 7, 13, 17 हो, 24, 25 का पार्ट 1 पार्ट 2 हो, उसके अंदर एक युद्ध स्तर पर काम किया। आज सड़क देखकर आइए, बिल्कुल चमाचम इसलिए बनाई हुई है। और सुनिए, एक मिनट सुनिए, अभी नहीं, इससे क्या हुआ? बोलने दीजिए, 30 सेकंड इससे- पूरा होगा फिर मैं इससे बोलूंगा। क्या हुआ सब? इससे दूसरी जो नई कॉलोनियां काटकर जो खेतों को कॉलोनियां बनाने में लगे हुए थे उन पर रोक लगी, क्योंकि फैसिलिटी आपको सेक्टर में दे रहे हैं। दूसरा काम क्या किया, जो हुड्डा साहब ने जिन कॉलोनियों को काटा हुआ था उनको भी अधर में नहीं छोड़ा। 78 कॉलोनियां जो हैं, उनमें 78 कॉलोनियों में आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं शशि रंजन जी, उस समय उसमें सभी पे पक्की सड़क बन चुकी है, उनमें पीने का पाइपलाइन, और मैं पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। हो गया। और मेरा 700 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया। इससे क्या हुआ? जनता आप होल्ड, अरे सर आ रहा हूं ना, ये आ सारा रहा हूं। डाटा लेकर सर, आया हूं, ठीक इस है, प्रकार बहुत झूठ अच्छी नहीं बात है। सुनूंगा, ऐसे झूठ नहीं सुनूंगा। प्रोफेसर विदु रावल जी, मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट समझता हूं। आप मुझे इंटेलिजेंट ना समझे तो कम से कम औसत लेवल का आदमी समझे, जिसकी एक औसत समझदारी है। जी, मैंने आपसे क्या सवाल किया, जी। आपके पास मैं आता हूं, एक सेकंड। अजय दीप लाटर जी, मुझे ये बताइए कि पानीपत में पिछले 8 साल से अवैध कॉलोनियां का कटना रुक गया है क्या? नहीं, नहीं रुका। नहीं रुका, वो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। होल्ड, मेरा सवाल ये था, है ना, मैं आपको सर बहुत इंटेलिजेंट समझता हूं। थैंक यू सो मच। मैं आप मुझे समझते हैं, आप तो इसका मतलब बड़ी जगह से आ रही है बात। नहीं बहुत ये रिकमेंडेशन लेकिन बड़ी सर, जगह से आ रही है। आप भी मुझे बहुत इंटेलिजेंट, जैसे है ना कि बहुत अच्छा औसत, खराब, तो खराब नहीं अगर मानते तो औसत ही मान लीजिए, है ना, मतलब एवरेज इंटेलिजेंस वाला मैं भी थोड़ा बहुत, आपके इतना इंटेलिजेंट नहीं शशि रंजन जी, मेरा जहां से सवाल खड़े ये होकर था, वहां मेरा सवाल ये था सर, सुन लीजिए, मेरा सवाल ये था जी कि अवैध कॉलोनियों पे अब जो बन गई उसमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो एक अलग मसला है। हाँ। अवैध कॉलोनियां कटना क्यों नहीं रुक रही है? वो बताता हूँ, वो बताता हूँ। 20 सेकंड में इसका जवाब सर, सीधा तीन पॉइंट्स आपने में तीन पॉइंट्स में 30 दूंगा, सेकंड बैकग्राउंड बोला, कुछ नहीं दूंगा। 3 मिनट में चुप रहा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। जवाब देता हूं जी।
क्योंकि पानीपत जो है एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर है, बहुत सारे जो है प्रवासी लोग आकर विकसित हो रहे तो हैं। क्या हो गया, तो उस प्रवासी आ जाएंगे तो आप unfair क्या है ना? फ्लाईओवर ये के तो ऊपर unfair घर है बना ना? देंगे? ये तो अनफेयर है ना, पहले सेंटेंस में आपने टोक दिया मुझे। नहीं आप चलिए गलत डायरेक्शन मैं फिर में ट्राई जा रहे करता हूं। नहीं, मेरी डायरेक्शन मुझे तय करने दीजिए आप। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? पानीपत जिले के 40% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 37% पानीपत की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन पानीपत की 11% आवाम का ये भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 5% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 2% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले में कोई नहीं चाहता है कि अन्य हरियाणा का सीएम बने। पानीपत के 5% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए आंकड़े बहुत सारे आ गए, तब उस पर भी जाने का वक्त है, लेकिन विदु रावल जी 20 मैं ये सेकंड। जल्दी से बताना चाहूंगा। देखिए हम बड़ी युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहे हैं और उसके मल्टी फैसेट्स जो हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। पहला कि किस प्रकार से प्रलोभन मिलता था उसको हमने कट आउट किया है। दूसरा हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीएलयू मिलना जो है सीएलयू मिलने से अवैध कॉलोनियां नहीं कटती हैं। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। लेकिन ये जो एक सीएलयू मिलने से बड़े बड़े बिल्डर्स फ्लैट बनाते हैं। लेकिन हम जिस प्रकार से हम देखते जा रहे थे कि प्रॉपर्टी डीलर्स के दबाव में या प्रॉपर्टी डीलर्स से कुछ ना कुछ आई एम हिस्सा सो लेकर- सॉरी, ये जवाब उसका नहीं है। ये जवाब नहीं जेजेपी दे पाए। जेजेपी इसका जवाब मैं देना चाहूंगा जी। सर, हमने आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से जब डिस्कशन हुआ इसी प्रकार को कि भाई औद्योगिक सेक्टर के जो लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उन पे प्लॉट सेक्टरों में ले नहीं पाते, तो उनका हल क्या किया जाए, हम मतलब सरकारी इंतजाम हो उनका हल क्या किया जाए। उस हल को लेकर हमने इसराना में 48 एकड़ में जो कॉलोनी गरीब लोगों के लिए काटी है वो इसीलिए की है ताकि वो शहर में पैसे इतना ज्यादा ना दे सके, वो ग्रामीण अंचल में जाके रहें। उनको लिए प्लाट की सुविधा दी है, उनको सारी सुविधाएं हमने देने का काम किया ताकि प्राइवेट कॉलोनी जो लोग काटते हैं कॉलोनाइजर, उनसे बचा जाए और एक अच्छे सुसज्जित जो है कॉलोनी उनको दिलाई जाए। ठीक है, ये इसमें एक पॉलिटिकल नेक्सस है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसका तरीके और सलीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो बड़े बड़े तुर्रम खां पे आंच गिर जाएगा। समस्या ये है कि ये कॉलोनीज बन जाती हैं, जो एक सामान्य आदमी जिसकी झोली में कम पैसा है वो बेचारा ले लेता है और लेने के बाद फंस जाता है। उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उसमें सबसे पहले तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो पैसा दे दिया, वो रजिस्ट्री नहीं होगी, फिर वो पूरे शहर का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लगेगा। आपकी गलियां बन नहीं पाएंगी, सीवरेज, क्योंकि आप सरकारी फंड से पैसा कैसे देंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, उसके लिए आपको फिर बिल। अब जैसे ये कह रहे हैं कि जो पुरानी कॉलोनीज में ये किया गया उसके लिए बकायदा उसका प्रोविजन करना पड़ेगा, उसको कैबिनेट से अप्रूव कराना पड़ेगा, उन कॉलोनियों को ऑथराइज करना पड़ेगा। बहुत तरह की पेचीदगियां हैं। अगर सरकार ये हमारा मॉडल जिनमें भी 50% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी और 2010 से ठीक पहले है, अब जो पुराना हो गया उसको 2010 से सरकार कुछ पहले ना की कुछ तो construction करेगी ना। इसी बात पे मैं बस एक बात यही। कहना चाहूंगा सर, ये अगर हमारा मॉडल अगर ठीक होता है तो हम हर गांव में आसपास के शहर के हम ऐसा मॉडल तैयार करेंगे ताकि श्रमिक जो साथी हैं उनको शहर में इस तरीके की परेशानी ना आए। हम उनको एक अच्छी तरीके का रजिस्टर्ड ये जो प्राइवेट कॉलोनियों का मसला है, पानीपत में एक बड़ा मसला है। ड्रेन नंबर 1 है, ये प्राइवेट कॉलोनीज है, उसकी वजह से पूरे शहर का जो स्ट्रक्चर है और लेने वाले का दोष नहीं है, वो तो बेचारा पैसा कम है, उसको जानकारी नहीं है, तो क्या पता है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो तो कम पैसा है, उसको इतने में मिल रहा है, वो बेचारा ले लेता है, उसके बाद वो फंस जाता है। ये पॉलिटिकल जो नेक्सस है ना, इसकी वजह से सरकार कोई भी इस पे हाथ नहीं डाल सकती। हुड्डा साहब जो है ना, ये हुड्डा साहब इसमें मास्टर है। ये हुड्डा साहब हर शहर के अंदर जो है एक और एड ऑन प्रॉपर्टी डीलिंग का जो एक धंधा बना हुआ है, मुख्यमंत्री के घर से चला करता था। अपनी जमा पूंजी जो उसके पास 12-15 लाख रुपए थे वो खर्च करके एक प्लाट ले लिया। उसने अपने 3 रिश्तेदारों से 5-7-8 लाख रुपए उधार लिए और उसने सोचा कि मेरा
किराया देने से मैं बच जाऊंगा अगर मैं यहाँ अपना एक कमरा रसोई क्योंकि बना उसको लेता लोन हूं तो मिलेगा नहीं। लोन तो मिलेगा नहीं। तो उसने वहां बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जिस डीलर से उसने कॉलोनी खरीदी है हाँ, या जिस भूमाफिया से खरीदी है, हम डीलर ना कहें, यहाँ भूमाफिया कहना उचित रहेगा, यही कहना चाहिए। जिससे उसने वो प्लॉट लिया है, उसके उस राजनेता के साथ टर्म्स अगर किसी वजह से गड़बड़ा गए जिसका आशीर्वाद उसको लगातार था, तो अगले दिन ही बुलडोजर आएगा, और वो जेसीबी टूट आएगा, जाएगा, उसको तोड़ के चली वो जाएगी। टूट जाएगा। ठीक है। तो आप ये देखिए, उसने जो वहां चाहे उसकी इन्वेस्टमेंट उस समय तक 3 लाख की हुई थी हाँ। या 2 लाख की हुई थी, वो सब उसका खत्म। मलियामेट। जी। जब एक बार कहीं बुलडोजर चल जाता है, हाँ। वहां खरीद फरोख्त रुक जाएगी, हाँ, वहां उसका उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो भी एंड होगी, उसने जो पैसे लगाए वो भी जीरो हो गए। मतलब वो उस समय उस एक आम आदमी की हालत क्या होगी आप सोच नहीं सकते। जी ठीक है। एक बहुत बड़ा मसला, जी आप कुछ कह रहे हैं मैं जल्दी ये से। कहना चाह रहा था जी। कि कॉलोनियां जो है, हाँ। आप पंजाब में देख लो, वहां भी ऐसे ही कटती अरे है। दिल्ली में कट रही दिल्ली थी में सर, कटती है। आउटर दिल्ली भरी आप पड़ी है। किसी चाहे मुंबई है चाहे जी। महाराष्ट्र है सर, कहीं भी है ये कॉलोनियां चलती रहती है। हाँ, मतलब उसका एक सवाल ये है विकल्प कि ढूंढना हमने होगा। तरीके बहरहाल, निकाले, जब इस मैं पर इसकी वापस स्पीड को स्लो एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटता हूं तो जरा कांग्रेस की भी सरकार रही, आईएनएलडी की भी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की तो आनी है या नहीं आनी है पता नहीं, पता नहीं, वो तो भविष्य तय करेगा कि आपकी आनी है या किसी की डुबानी है आपको, है ना। ये तो वक्त तय करिएगा कि आप आएंगे या किसी को डुबाएंगे, किसी को डुबाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जब हिसाब किताब का दौर होगा तो इन 8 साल का तो होगा ही होगा, इसके पहले के 10 साल का भी होगा और उसके पहले वाले का भी होगा। तो आप अपने अपने रिज्म का बिना भाषण रहित, मेरे वाले कार्यक्रम में भाषण रहित काम वो तैयार करके रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। और बलवीर शाह पाल को भी याद कर लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। हर सूप में छेद है, हर नहर में छेद है, पानी टेल तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। यानी यहाँ कोई भाषण नहीं, काम का काम बताइए और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहरहाल इन 8 वर्षों के कार्यकाल पे तो बहुत बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके पहले 10 साल हुड्डा साहब थे, उसके पहले आईएनएलडी की सरकार थी। हालांकि आईएनएलडी में भी बीजेपी का ही सहयोग था। बहरहाल ये कांग्रेस, ये दूसरे वाले के नहर में तो बड़ा छेद ढूंढ रहे हैं, यहाँ छेद वहाँ छेद वहाँ छेद। अपना वाला भी 10 साल का याद कीजिए, जब बलवीर शाह पाल क्या रोया करते थे, वो याद है दौर? नहीं याद है? याद करो। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा, जो पानीपत भाई साहब ने बोला ना, एक अमृत योजना चला रखी, हम सीओ डलवाने लगे पूरे पानीपत के अंदर, ये बात बोले ना, तो उसमें गफला देखो ना क्या, जो गली में इनके पास अपना एक भी काम गिनवाने का सीवर डलवा दिया, एक भी काम नहीं गिनवाने का, इसलिए जनता ने हाशिए पर ले आई अमृत योजना, क्योंकि एक भी काम नहीं है। आपने सवाल काम का पूछा, इनके पास एक भी काम नहीं गारंटी है। देता हूँ, हाँ। डबल बिल बनवाने लग रहे, एक काम का डबल बिल, मैं सबूत हूँ। तो ये पीआईएल कर दीजिए ना सर, फिर तुरंत। जो रोड कह रहे ना, कोई सेक्टर में रोड बन देखिए, गया, एक वही रोड बना दो। बनाते हैं जिन पर लॉकिंग टैल लग रही है, वो लॉकिंग टैल को अगर इनका हल्ला रोड़ा गिरवाना नहीं पड़ता, ऐसा लगेगा रोड़ा भी विश्वास गिरा गिरा मिल जाता है, शशि टैल रंजन मिल जाती जी, है। जनता और जो रोड ये जब यही बात है, जनता का गहरे विषय कहने से डरते हैं, बहुत यहाँ झूठ बोल रहे हैं स्टूडियो में बैठकर, जनता का विषय नहीं कह सकते ये बात। कार्यकालीन विकास का भी आप जरा 10 साल का अपना वाला पहले अपना तो बता बता दीजिए। दीजिए, पहले अपना खाता कार्यकाल तो खोल दीजिए, अरे भाई खाता तो निकाल बिद्दू रावल जी मेरी नौकरी लेंगे। मेरा वाला काम जब आप करने लगेंगे, मैं पूछता हूँ ना उनसे, मेरी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहे हैं? घर परिवार वाला आदमी हूं मैं, अपने रिज्म का
3 काम बता दीजिए सर, 5 भी नहीं पूछता हूँ। पानीपत में रेस्ट हाउस की नहीं, मेरे काम नंबर 1, वो जो जर्जर हो गया हमने दूसरा बना दिया। वो जो जर्जर हो गया, वो जो जर्जर हो गया यानी नींव भी इन्होंने रखी और 10 साल भी स्टैंड नहीं कर पाया वो। उसके सरकारी हॉस्पिटल, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल सालों पहले से था, उसका हमने 100 बेड से 200 बेड हमने किया। काम नंबर 2, कोविड काल में उसके अंदर ऑक्सीजन काम प्लांट नंबर 2, लगाया अरे हमने। सुन लीजिए ना, झूठ काम बोल रहे नंबर हैं। 2, खुले काम तौर नंबर पर 2, झूठ, नीले आसमान के नीचे झूठ, स्टूडियो के अंदर शशि रंजन जी के सामने बैठकर काम नंबर झूठ, ये 2, कैसे चल सकता है? काम नंबर 2, दूसरा है ही नहीं काम नंबर 2, अरे बोलिए ना आप। साहब का टाइम इतना काम है, उससे ज्यादा आप काम अरे कर ही नहीं। बताइए ना काम काम। नहीं किया। हर गांव में इतना काम बजट वो पास कागज पे किया। काम लिखकर सो जाया करते थे और काम तो होता ही नहीं था। काम नंबर जनता- 2, अच्छा ये बताइए अरे शशि सर, रंजन जी, सुन, एक भाई मिनट, साहब एक इनको मिनट। सत्ता से काम नंबर बेदखल 2, क्यों किया? 2, दो है ही नहीं, एक के बाद दूसरी गिनती नहीं है। और एक जो बताया वो ये बताया राहुल जी, जो बोलने हमने दीजिए ना, जो बोलने हमारी दीजिए ना। सरकार। हाँ, दूसरा बताओ। हाँ, पानीपत अपना जो रिफाइनरी रोड बना, हुड्डा साहब के टाइम में। रिफाइनरी रोड इतनी बुरी काम हालत नंबर में 3, था, इतनी बुरी हालत काम में नंबर रहा, 3, उसके आकर 3, दूसरे अरे दूसरे काम काउंटिंग मुझसे नहीं बात है, कीजिए भाई, काउंटिंग मुझसे बात नहीं कीजिए। है। काम नंबर गोहाना 3, रोड बनी, इतनी बुरी गोहाना रोड हालत ब्रिज। एक बार हाँ। गोहाना रोड का तो सर्वे कर ही लेना था। हाँ, ये 3 हो गया, आसंद रोड काम नंबर 3 हो गया, अभी रोड से 3 हो बात गया, निकले। INLD 3 काम आप भी बता दीजिए। तीसरा कह रहे गोहाना रोड बता दिया। हाँ। सबसे पहले गोहाना रोड भी बता दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हाँ। पानीपत के अंदर डिफेंस की जमीन थी, मिनी सेक्रेटरीट की, जो आज पानीपत की शान है, वो देने का काम किया। ताऊ देवलाल पार्क, जिसमें आज पूरा शहर पानीपत का जो आज ये याद करता है कि देवलाल पार्क को, और जितने पूरे शहर के अंदर कॉलोनियों के अंदर जो छोटे पार्क थे, उनको भी बकायदा चौटाला साहब ने सारों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो पार्कों की वो बनाएगी वो उन्होंने की। बुढ़ापा पेंशन की बात आई थी, बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवलाल ने 87 में लागू करी थी। उसके बीच में कांग्रेस का राज आया 91 से 96 तक, कोई रुपया नहीं बढ़ाया। उसके बाद विकास पार्टी और बीजेपी उसमें सहयोगी थी, कोई रुपया नहीं बढ़ाया। जब चौटाला साहब 2000 में सरकार आज आई, पूरे 200 हिंदुस्तान में उन्होंने सबसे किया, ज्यादा 300 ने अगर किया। पेंशन, अरे अगर बात बुढ़ापा पेंशन है तो हरियाणा में विदुर जी, है। एक बात भाई, सुनिए, ये आप सरकार कुछ और बोल की के है। आई थी और बुढ़ापा सुनो, पेंशन एक के शशि जी, लिए। एक मिनट लूंगा वो तो कुछ और सिर्फ, प्लीज। कमिटमेंट था उनका। एक मिनट सर, हमने सर एक मिनट सर, एक बुढ़ापा मिनट लूंगा पेंशन मुझे, आप प्लीज जल्दी से, एक सेकंड के जल्दी लिए। से। और जो युवाओं के रोजगार की बात आती है, 75% आरक्षण चौटाला साहब ने किया था, आज इन्होंने तो ऐसा करके छोड़ दिया। एक कहावत नहीं है, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप से नौकरी करेगा तो रिटायर हो जाएगा। ये काम इन लोगों ने कर दिया पूरे सरकार में। अच्छा, ये और देश में उसमें बीजेपी के लोगों ने करके दिखा दिया। 3206 ये बुढ़ापा पेंशन को लेके आपके मैनिफेस्टो बुढ़ापा में क्या था? पेंशन को लेकर हम आज भी एडिक्ट हैं और हम गठबंधन में हैं, और आदरणीय दुष्यंत जी और आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह क्या ये तो क्या उनसे कह रहे थे, आज तक कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 700 रुपए पूरे तक बढ़ हिंदुस्तान चुके में सबसे ज्यादा अगर और बुढ़ापा हर पेंशन साल है हम तो हरियाणा खरीदने हम बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के बुजुर्गों हम को इसको हम दे क्या रहे हैं। 100 रुपए तक उनको लेके सम्मान जाएंगे। दे रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन को आपका 5100 मैनिफेस्टो में रुपए क्या तक था लेके बुढ़ापा जाएंगे। पेंशन को लेके, वो याद करें। 5100 रुपए तक हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। आज कितने तक? 5100 रुपए 5100 2 साल तक दिया। अभी कितना है? अभी 750 हमने अभी है गठबंधन टोटल में कितना है? 2750 2750। 2750 मिलने सर, शुरू नहीं मेरी हुए अभी रोजी तक। रोटी पे मत मारिए ना। 2750 काटने और का आपको काम कर ले रहे जाना हैं। है 5100, 5100 है ना? तो इस बजट में कितना आएगा सर? इस बजट में जितना मैक्सिमम होगा सर, मतलब 500 अब रुपए तो तक सर हम इसको गणित पूरा जोड़ रहे हैं चाहेंगे। ना। 500 गणित रुपए जोड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस बात पे आपको। मतलब अगर तो ये दो बुढ़ापा बजट पेंशन रह की गया, बात है। अरे सर हरियाणा दो में दो बजट 25,000 रह गया, लोगों को दो घर बजट बैठे। रह गया, मतलब आने वाले 2 बजट में आप मतलब इसको 5100 पे ले जाएंगे। शशि जी, हाँ? एक सवाल, मतलब अगर आप ये 2 बजट शशि तक जी, रहेंगे कि नहीं नहीं होगा रहेंगे? शशि शशि जी, एक सवाल मुझे पूछना है। मैं बताता हूं। लाटर साहब हंस रहे हैं। लाटर साहब हंस रहे हैं। लाटर साहब इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जानते जो है हैं। क्या और शशि जी, मैं आपसे एक सवाल लाटर छोटा साहब सा क्या पूछूंगा। जानते हैं जो वो हंस रहे जानते हैं जो मैं बता रहा हूँ। हाँ। शशि जी, आज तक आपने कभी सुना कि बिना आवेदन किए सरकारी मदद घर तक पहुंच गई और सरकारी योजना घर में शशि जी, बिना एप्लीकेशन जो डाले राहुल जी कह रहे हैं, 25,000 अच्छा, बुढ़ापा पेंशन 25,000 पानीपत के अंदर 25,000 अच्छा, एक लोगों ने मिनट। आवेदन ही नहीं किया था। एक मिनट। परिवार कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक पानीपत जिले में बीजेपी को 37 से 41% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में
2 से 6% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 35 से 39 हो सकती है। आईएनएलडी को 2 से 4% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 5 से 9% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 4 से 8% वोट मिलने की संभावना है। तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, तो ये 5वें सवाल का भी रुझान सामने आ गया और अब वक्त आ गया, बहुत कम समय है कि हम इन रुझानों पे चले जाएं। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल, आप सर प्रोफेसर विदु रावल लिखा है तो प्रोफेसर ही है ना जी। तो जब क्लास में जाते होंगे तो जिस सब्जेक्ट की जिस चैप्टर की घंटी होगी वही पढ़ाते थे कि कुछ और पढ़ा के आते थे? इंजीनियरिंग ही पढ़ाता रहा, वही पढ़ाते रहे ना। तो सर जो मैं पूछता हूँ उनका जवाब ही नहीं दे आपसे रहे। मैं कहता हूँ, उनका जवाब एक कभी नहीं दिया इन्होंने अभी तक। अच्छा बताइए कौन से का जवाब नहीं आपसे दिया? मैं मैं सवाल आपको याद करता हूँ करवाऊंगा। कोच, आप जवाब देते हैं कोच। मैंने आपसे ये, और मैं सर वैसा वाला स्टूडेंट हूँ को मास्टर को छोड़ता नहीं हूँ, मैं पीछे लटक जाता हूँ कि मास्टर साहब सवाल ये किया था, जवाब भी इसी का चाहिए। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं आम का, आप मुझे जवाब दे रहे हैं कटहल का। सर मुझे ये बताइए कि जो 5100 जेजेपी जिनका अपना, हर आदमी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। अब आप सरकार में हैं तो आपको उनके भी मैनिफेस्टो का सम्मान करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि ठीक है, आप ये समझिए कि वो अगर छोड़ के चले भी जाते हैं तो आपके पास कुछ दाएं बाएं वाले नंबर्स हैं, आपको ज्यादा चिंता है नहीं उनकी। अगर उनकी चिंता रहती, आपको ये देखिए हार्ड रियलिटी है ना सर, पॉलिटिक्स तो गणित का खेल है। आपको पता है सर, जेजेपी का एमएलए, अरे सर जेजेपी का एमएलए जाता है चीफ मिनिस्टर के पास और एमएलए जेजेपी का ज्वाइनिंग अपने समर्थकों का बीजेपी में कराता है। मैं जो सवाल आपसे, मैं ये सवाल आपसे, मुझे आंकड़े पे तुरंत आ रहा है, बहुत एक आखिरी सवाल है आपसे, ये 5100 पेंशन होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली बिल्कुल होगा। और सुनिए, और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूं। ये तो पूछते थे, हमने कहा था, हमने वादा किया था, शशि जी अनफेयर है, आपने 5100 का थोड़ी वादा किया 5100 का हमने 2000 का वादा किया था 2014 में। ये पहले साल जब पहला सत्र शुरू हुआ, मैं खुद उसमें मौजूद था, आपने अपना हमने वादा पूरा किया। तो इसका मतलब वी हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड, वी आर ट्राइड, टेस्टेड और इंटरेस्टेड लोग। हम जिस प्रकार से काम करते हैं, हम जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। 5100 इन्होंने वादा किया, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, हमारा कलेक्टिव मैक्सिमम, ये बोलिए, कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम है, कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम है। हमने वादा उनका भी हम पूरा करेंगे। मैं भी वैसा वाला स्टूडेंट हूँ कि मास्टर के पीछे पढ़ ही जाता हूँ। ये आपने कहा कि 5100 जेजेपी का है, बीजेपी का नहीं है। हमने जो कहा था वो कर हिसाब से उत्तर के लिए कोई मैंने तो कुछ और कहा। मैंने ये कहा कि हमारा एक प्रूवन रिकॉर्ड है, जो कहते हैं करते हैं। हमारा कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम है जिसके आधार पर गठबंधन चल रहा है। एक एक वादा जो दोनों में से किसी ने भी किया हुआ है उसको पूरा करेंगे और फिर जनता के बीच में जाएंगे। कॉमन मिनिमम नहीं है, आपका मिनिमम था, हमारा तो मैक्सिमम है, हमारा तो मैक्सिमम प्रोग्राम है। आपने हमारा तो मैक्सिमम है। रावल जी चाहे जितना भी फ्लाईओवर के नीचे घूमने लगे, गाड़ी कहीं पार्क करे, पब्लिक सुन रही है और ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बुढ़ापा पेंशन हरियाणा की मनोहर लाल सरकार दे रही है, पूरे हिंदुस्तान में हमारा गठबंधन हुआ था, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दोनों पार्टियों के नेता जो है उस मीटिंग में बैठते हैं और उसमें दोनों के जो मैनिफेस्टो हैं उन पर हम काम करते हैं। हमने बुढ़ापा पेंशन पर भी काम किया, हमने जो 75% जो युवाओं को रोजगार देने का रोजगार ये 2000 में चौटाला कहा किया था। इस हंगामे में अरे रावल साहब, आप लोग शांत पब्लिक को समझने दीजिए सर, आपके हंगामे से नहीं होना है सॉल्यूशन का मसला। पब्लिक जानना चाहती है कि 5100 होगा कि नहीं होगा। होगा, ये मैं बोल रहा हूं ना सर, होगा। आपने अभी जवाब दिया कि जो बीजेपी का कमिटमेंट था, ये मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी का जो कमिटमेंट था पूरा नहीं किया, बीजेपी ने जो कमिट किया वो कर दिया। जेजेपी ने जो कमिट किया उसको ऑन कर लिया हमने और उसको पूरा करेंगे। अभी तो तुरंत इसी वक्त रिमाइंड कर दूंगा, अभी कीजिए, अभी कीजिए। इसका मतलब मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा मिनिमम नहीं, हमारा मैक्सिमम है, हमारा कॉमन नहीं, अगर आप चाहते हैं, ये प्रोफेसर साहब ये भाषण वाला नहीं,
अगर आप चाहते हैं, इसका मतलब मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। अगर आप चाहते हैं सुनी नहीं तो जा मैं रही है। आपको आप आपका मेरी उतना बात को वर्जन ध्यान से 30 सुनिए, सेकंड इसका का मतलब। उसको मैं प्लीज 4-5 कीजिए। बार रिवाइंड करके कीजिए, सुना दे सकता कीजिए, हूं। प्लीज। बहरहाल तो आपकी जब दोनों की मीटिंग हुई तो ये तय हुआ था कि 5100 करेंगे? जी जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारे भी मंत्री हैं, अनिल विज जी हैं, अनूप धानक जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा होती है, मीटिंग होती है। उन मीटिंगों के आधार पर जो है तो हम ये काम कर भरोसा रहे हैं। दिया गया जी, आपको कि 5100 हो भरोसा जाएगा? है और दिया गया है। चलिए, और हमने वक्त- 75% ठीक है, रोजगार का इंतजार भी कर हमने लेंगे, कहा इंतजार इसमें कर पूरा लेंगे। करेंगे साहब, लाठर साहब, काम किया है, मैं काम आपके करेंगे। पास आऊंगा, जी लेकिन ये आंकड़े बहुत संक्षिप्त, आप समय बहुत कम है। जो स्टेट गवर्नमेंट के का परफॉर्मेंस वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, एक छोटी सी टिप्पणी पहले उस पे आपकी। देखिए, जो आम आदमी है उसकी जो बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं वो राज्य सरकार से होती हैं। ऑब्वियसली केंद्र सरकार से उसकी कुछ बड़ी सामूहिक अपेक्षाएं तो हो सकती हैं उस इलाके की, कि केंद्र उन्हें कोई बड़ी इंडस्ट्री का तोहफा दे। नेशनल लेवल पे नेशनल 370 आ जाए, मंदिर बन जाए, बड़ी मतलब बड़ी वो- चीज है, वो वो राष्ट्रीय मसले मुद्दे भी हैं, उसको जी। इफेक्ट करते हैं। जब विधानसभा चुनाव होता है तो लोग ये देखते हैं कि मेरी गली की हालत क्या है, मेरी गली टूटी हुई है और मेरे पड़ोसी की जो गली है वो गली एकदम नई बनी है, उसको वो इफेक्ट करती है। या तो मतलब ये वही हरियाणवी कहावत है कि मेरी चाहे एक भले ही फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटी हुई होनी चाहिए। मेरी गली में पानी नहीं भरना चाहिए, पड़ोसी की अगर सूखी और मेरी गली में पानी भरना है, चाहे सरकार ने उसकी गली में और बाकी सारे काम किए हो, वो नाराज हो जाएगा। ये एक डिफरेंस, ये एक आपको डिफरेंस वहां पे दिखता है। ये एक डिफरेंस, और जो उसकी बुनियादी जो जरूरतें हैं, बिल्कुल, वो या तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा करेगी, नहीं तो नीचे निकाय है या पंचायत है या निगम है, वो करेगा। बहरहाल ये जो आप दूसरा फिगर है, कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? पानीपत जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है। पानीपत के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को सीट पाने के लिए लोगों का और दिल जीतना पड़ सकता है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं, तो जिले में आईएनएलडी को भी जनता के बीच पैठ बढ़ानी पड़ सकती है। सर्वे के रुझान के मुताबिक पानीपत में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए भी संभावनाएं कम हैं। चलिए, ये सारे आंकड़े आगे रुझान और जो ये छठा आपने देखा, ये सीट प्रोजेक्शन है, जो हम स्विंग, मार्जिन ऑफ एरर, बेनिफिट ऑफ डाउट्स, ये सब जो सेफोलॉजी एक साइंस है उसके तहत हम ये निकालते हैं। कुल मिला के पानीपत में कमोबेश स्थिति वैसी ही बनी हुई है जो पिछली बार थी, लेकिन खास बात ये है कि हमारे जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 37 to 41 के बीच में आ रहा है, यानी कि 4-5% का वहां पर नुकसान है। लेकिन कांग्रेस की तरफ अगर पिछली बार 34% वोट शेयर था कांग्रेस का, इन चारों विधानसभा को मिला करके जो एवरेज निकाले, उनका 35 to 39% पे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि 2-4% का इजाफा है। जेजेपी का 11% था, वो 2 से 6% के बीच में। आईएनएलडी आधे % था, उससे भी कम था, उसको सम करने, वो राउंड फिगर करने में 0.5 हुआ, तो आपका 2 से 4। आपका तो कुछ था ही नहीं, 5 से 9 और अन्य 8, यानी बाकी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। और जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब कितनी गोलबंदी होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और क्लियर कट 2-2 सीटें, 2 केवियट ले लीजिए, 2 केवियट ले लीजिए, आ रहा हूं 2-2 सीटें दोनों को जाती हुई दिख रही हैं। अगर पिछली बार आप देखें तो बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 2 थी, लेकिन खास बात ये थी कि जो सेकंड नंबर की सीट थी, जहां सेकंड आए, वहां पर जेजेपी 1 सीट पर नंबर 2 पोजीशन पे थी, और वो सीट थी पानीपत ग्रामीण की, और अच्छा खासा वोट था, बैठे भी हुए और बैठे हुए भी है। इन्होंने ही अच्छा परफॉर्म किया। कांग्रेस 1 सीट पे नंबर 2 पे थी और बीजेपी 2 सीट पर नंबर 2 पोजीशन पे थी। एक क्विक रिएक्शन बहुत जल्दी टेक्निकली ना जी, जो सेफोलॉजिस्ट आमतौर पर भी करते हैं, वोट परसेंटेज लेते हैं। अब इसमें 2 कैविएट हैं।
हमेशा कोई भी सरकार होती है वो एक उसकी पॉपुलैरिटी वी शेप रहती है, क्योंकि ये बीच में हमने लिया है, बहुत सारे काम जो है प्रोग्रेस में है, और जब काम प्रोग्रेस में होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को रोजमर्रा की समस्या होती है, कहीं पर ड्रेन अगर डालनी है तो मिट्टी खुदी हुई है। दूसरा केवट आपने दिखाया कि विपक्ष और ज्यादा बटा है, भाजपा जजपा गठबंधन कंसोलिडेट हुआ है। मुझे नहीं लगता उसमें आपने यहाँ पर एक नए प्लेयर का इसमें एंट्री करवाई है, आम आदमी पार्टी की, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो विपक्ष का वोट बटा है, एंटी बीजेपी जेजेपी वोट बटा है, और इसके साथ साथ बीजेपी जेजेपी वोट कौन सा? आप चुनाव की बात कर रहे हैं? चुनाव की बात करूंगा। अगर आपने तो बैठे हैं ना, दूसरा हमारा कंसोलिडेट हुआ है, हमारा जेजेपी बीजेपी कंसोलिडेट हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 22,000 से पानीपत ग्रामीण जो है हम नहीं जीत पाए हैं, जेजेपी नहीं जीत पाई, हम जीत गए, तो ये वोट ऐड भी तो हो रहा है साहब। अब वो एडिशन कहां आपने गड़बड़ हो गई, बता दीजिए। अब ये आप अपने अच्छा मैं बताता हूं, ये हमारा गठबंधन जो है, हमारा गठबंधन 4-0 करने वाला है, इसी बार 4-0 करने वाला है। अब इस गठबंधन में क्या सीट डिवीजन क्या रहती है वो आगे हमारा नेतृत्व तय कर लेगा। 4-0 होने वाला हो गया सर। आपको लगता है कि आप ये क्लास में गए और ये आपने जो भाषण दे दिया स्टूडेंट सब पूछ लेंगे? आजकल सर हाईटेक जमाना है। नहीं, मुझे बताइए ना, आम आदमी पार्टी के वोट तो दिखा रहे, वो कहां किसके पास से निकल रही है? तुरंत स्टूडेंट, अरे सर जब वोट परसेंट वो तो क्या है, वो किसको नुकसान सुनने की भी थोड़ा सा वो क्या थोड़ा एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए आदमी को जीवन में, है ना। प्रोफेसर लोग, मेरे भी पिताजी प्रोफेसर थे, वो ज्यादा बोलते थे, वही आप में भी देख रहा हूं मैं। तो वहां स्टूडेंट तो जीना नहीं करता ना, आजकल वाला हाईटेक हो गया है। ये जब सीएम चॉइस था तब 11% था, जब पूछा कि वोट किसको देंगे, वहां घसक करके 5 से 9% हो गया। 5 से 9 तो सर कोई भी आम तो ये कोई भी आके लेके जाता है। जब मल्टी कॉर्नर फाइट है, जब मल्टी कॉर्नर फाइट है, कहां मल्टी, पानीपत में कहां मल्टी कॉर्नर दिख रहा है? आप मल्टी कॉर्नर अगर लोग, जो पिछली बार जेजेपी को वोट मिला है ना, दाएं बाएं बाईपास से मत निकलिए, वो बीजेपी के विकल्प के तौर पे मिला। बिल्कुल ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस बात को अगर कहें तो, ओवर सिंप्लीफिकेशन। वो आपके साथ लड़ रहे थे क्या? किसको बोल रहे थे जमुना पार भेजेंगे? पूछिए ना अपने भाषण में क्या बोलते थे। यहाँ तो क्या पानीपत पर रही है, पानीपत पे, आप पानीपत पे एकदम पानीपत को जहां वोट मिला, दो जगह पर वोट मिला। होल्ड जेजेपी को 2 सीटों पर देवेंद्र जी कैंडिडेट थे और बहुत अच्छा लड़े, बहुत अच्छा लड़े, और मेहनत की हुई थी इन्होंने, बहुत अच्छा गली गली में बोल देंगे मेहनत की। अरे सर कुछ उनको ही बोल रहे थे ना, मतलब गठबंधन में है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो नहीं बोलेंगे, सब कोटा उनका आप ही बोलिएगा। देवेंद्र जी आपके पिछली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो भाषण में क्या रहता था? देखिए आपके टारगेट पे कौन रहता था भाषण में? जरा ये मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब भी सुने जरा, हो सकता है उस वक्त कहीं क्लास में होंगे, लेक्चर में होंगे, जो था टारगेट पे जो गवर्नमेंट दैट टाइम थी, तो उसी के खिलाफ जो है बातें होती थी। ऑब्वियसली कोई भी है, चाहे चुनाव जब भी लड़ा जाता है अगेंस्ट गवर्नमेंट के ही अदर पार्टी लड़ा जाता है, स्वाभाविक है। और हमने जो है चुनाव प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं है, इंजीनियरिंग वाले प्रोफेसर हैं। उसके बाद जो है यहाँ बिल्डिंग नहीं करना है सर, इस रॉड का उस रॉड में। आफ्टर चुनाव जब हुआ उसके बाद हमारा वो एडजस्टमेंट है सर, वो एडजस्टमेंट है। लेकिन हमने जो चुनाव था पानीपत ग्रामीण का जो चुनाव मैंने खुद लड़ा था और बहुत अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से लड़ा। और अगर उस टाइम पे कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक ले जाती तो स्थिति कुछ और होती। ठीक है, बात सही है। अच्छा, आप मुझे दूसरी चीज बता दीजिए जी। ये जी जो कह रहे हैं कि उनका वाला हमारा वाला एकदम फेविकॉल टाइप मुड़ गया, लगे है ना, आपकी नजर में आप मनोहर लाल खट्टर जी को ही सीएम कंटिन्यू करवाना चाहेंगे, या दिल में ख्वाहिश है कि दुष्यंत चौटाला का उफ हटे और मुख्यमंत्री बने? हम तो आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को ही चाहेंगे कि डिप्टी हटे। हाँ, डिप्टी हटे, मुख्यमंत्री बने। हम तो चाहेंगे ये, और चाहना कोई गैर गैर वाजिब नहीं है। अगर गठबंधन होता है, किसको कितनी सीट मिलती है उस अकॉर्डिंग नंबर किसके ज्यादा हैं वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आप अगर दुष्यंत को चाहते हैं कि सीएम बने तो ये गैर वाजिब भी नहीं है। यहाँ भजन गाने कोई नहीं आया, तो ये प्रोफेसर साहब को भी बताइए कि पॉलिटिक्स में नहीं अज्यूम नहीं, आप तो वोट ले, जेजेपी का भी वोट ले, ये तो कह रहे थे हम एक चीज से सहमत हूं
कि रावल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, अगर हमारा गठबंधन रहता है तो सर ये बात इनकी सत्य है, 4=0 हो जाएगा, ये सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो तो सर जब आएगा वक्त ना, ये वो तो उस वक्त देख लेंगे। आज की सिचुएशन अकॉर्डिंग बाकी सारे सवाल तो अच्छा है, अच्छा है। आने वाली बात अरे हम हर 6 महीने पे आज का जो देवेंद्र जी आज वाले पे रहते हैं, आज वाले पे रहते हैं, आज वाले पे रहते हैं। अगला बार जब होगा ना, केजरीवाल अपनी सीट भी हारेगा, दिल्ली से भी छुड़वाएंगे। अगली बार जब होगा तो ये वाला भी एक जोड़ देंगे कि पब्लिक क्या चाहती है। बहरहाल जो पूरा चलिए, और अब पश्चिम मेरे पास से समय आवाज बहुत कम है, इन आंकड़ों का मतलब 30 सेकंड में जल्दी से। मैं तो एक बात करना जी शशि जी आपसे, जो अंग्रेजों के जमाने में ना वो टैक्स लगाए थे, जो अंग्रेजों ने लगाए थे, उसी कांग्रेस पार्टी ने उसको कर क्या लिया। करे, दूध पे, दही पे, कांग्रेस के समय में हो गया, कांग्रेस के समय नहीं था क्या? ये आप पंजाब में कांग्रेस की सरकार सारी बना, चीज़ें 5% चावल का टैक्स कैसे अरे लेते थे? राम टैक्स जी। लगाते थे 5%। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कहां से अंग्रेजों से अरे सीख कर सर, झूठ बोलना। अरे अब माइंड ऑफ है, 5% अरे विदाई समारोह वाला मत 5% करिए। लगाया। चलिए आईएनएलडी लगाया। इनका माइक डाउन कर दीजिए, इन दो लोगों का माइक डाउन कर दीजिए। आईएनएलडी जी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ये भी जो रावल जी अपने देवेंद्र इन आंकड़ों पे आ जाइए सर। आंकड़ों पे बात कर रहा हूं मैं। जी, ये लोग जमुना पार की जो वोट कह करके हम जमुना पार भेजेंगे, लोगों को बहका करके इन लोगों ने वोट ली, और जो मिनिमम प्रोग्राम जो इनका सेटल हुआ था उसमें सिर्फ इन्होंने एक बात जरूर कही, इनकी एक सेटिंग जरूर होगी कि इस प्रदेश को लूटने में कौन आगे जाएगा। ये लूट रहे थे जेपी वाले, उसमें आगे निकल गए। आम आदमी पार्टी होल्ड होल्ड आम आदमी होल्ड। अरे सर होल्ड समय नहीं है मेरे पास, अब 30 सेकंड है सर। आम आदमी पार्टी अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अरे रावल साहब, आप माइक डाउन करा दूंगा मैं ये पूछ रहा हूं, जब सीएम के तौर पे पूछते हैं तो 11%, जैसे ही वोट देने के लिए पूछते हैं तो घसक के चले जाते हैं 5 से 9, ये हो सकता है घसक के 2 से 3 पे चला जाए। आपके पास सीएम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, अब तक आप आदमी तो ज्वाइन करा रहे हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने पूरा जोरदार संगठन चल रावल रहा है। रावल साहब प्लीज डोर टू डोर काम कर रहे हैं, रिगार्ड विलेज प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। जिस तरह पंजाब में हमने जीता है, हम हरियाणा में भी जो खबरें आ रही हैं वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं। मैं डेली गांव करता हूँ, हर लोग बीजेपी तभी और इधर जेजेपी ठीक है। बहुत नाराज। आखिरी कमेंट, अभी आपने आंकड़ा देख लिया, वेदू रावल साहब को भी देख लिया है ना, अच्छा स्पोक्स पर्सन लिया है इन्होंने बीजेपी वालों ने, तो कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये गणित क्या समझ में आता है? देखिए, जिस हिसाब से आज ये आंकड़े आए हैं, ये 3 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से हैं, हालांकि अभी 2 साल बाकी हैं। रही बात जो बार बार गठबंधन की और जेजेपी को कितने बोलने दीजिए सर उनको, बोलने दीजिए। जेजेपी को कितने % और बीजेपी को कितने %, वो किस तरीके से मर्ज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एक पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, ये प्री पोल अलायंस नहीं था। अगर इनका गठबंधन होता है कल को तो वो एक प्री पोल अलायंस होगा, और उसके बाद कार्यकर्ता जुटेंगे नहीं जुटेंगे वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी निकाय चुनाव हुआ था सर गठबंधन में। हाँ लेकिन इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक थोड़ा संदेह नजर आता है कि ये जो पहले दिल्ली लगातार, उसके बाद पंजाब, पानीपत में बाहरी राज्यों से काफी लोग आए हुए हैं, उन लोगों के पास नेतृत्व नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का एक मुख्य कारण जो मैं मानता हूं वो ये है कि बाहरी लोगों को अपना नेतृत्व चुनना था, वो उपेक्षित थे। कहीं पानीपत में वो जो माइग्रेट लेबर है, जो वोटर बन चुका है वहां का, अगर उसके दिमाग में यही बात आ गई कि मुझे अपना नेतृत्व चुनना है, ये एक नई चीज है, तो शायद जो हमारे आंकड़े जो आज हैं, जो हमारा जो आज सैंपल है, ये सैंपल हटिया कर रहे हैं, ये सैंपल हमारा खुश नहीं होंगे, पानीपत में कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। जो काम ये जो जमीन माइग्रेंट है, जैसे फरीदाबाद एनआईटी एक क्लासिक एग्जांपल है। जैसे फरीदाबाद है एनआईटी, ये जहां से फरीदाबाद में तो देखिए हर विधानसभा में। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पानीपत ऐसे ही नहीं, वहां 3 लड़ाई हो चुकी है,
ये पानीपत का एपिसोड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो पिछली 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई है, जो हम इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, वो वहाँ क्यों हुई होगी। ये पानीपत से हमारे मेहमान थे और एक प्रोफेसर साहब इंजीनियरिंग के थे। इस एपिसोड के बाद में उनसे अकेले में बात करूंगा, लेकिन बीजेपी को अच्छी बात यह है कि अच्छे प्रवक्ता चुना है जो एंकर को या होस्ट को भी ना बोलने दे। बहरहाल एंकर या होस्ट बोले या ना बोले, आप उसको बोलने दें या ना बोलने दें, पब्लिक जब बोलती है तो बड़ा जोर बोलती है और पब्लिक की जो मार है वो ऐसी मार होती है कि दर्द भी नहीं होगा और सफाई भी हो जाएगी। और एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए नियंत्रण में गाड़ी चलाना हमेशा खतरे से आपको दूर रखता है। बाद बाकी जो है सो है, देखा जाएगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले एपिसोड में, अगले ज़िले के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।